आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। तस्कर ट्रक में प्याज की बोरियों के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे अवैध शराब की खेप। तस्कर एमपी से शराब खरीद कर बिहार में देने जा रहे थे डिलीवरी। बरामद शराब की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला बताया जा रहा उनका निवास। वहीं पुलिस तस्कर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में भी जुटी है। सैयद राजा पुलिस को NH 19 पर जेठमलपुर तिराहे के समीप ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज दिनांक 29 तारीख को थाना सैयद राजा एवं सर्विलांस स्वाट टीम द्वारा एक और सराहनीय कार्य किया है। जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तौर पर आज जेठमलपुर तिराहा से एक ट्रक पकड़े गए हैं और एक अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक MP से आ रहा था, MP रजिस्ट्रेशन का भी है। कुल 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल मात्रा 3654 लीटर, जिसका अनुमानित लागत लगभग 70 लाख है। और इसमें हमारे जो मार्च की अभी तक की कार्रवाई है वो टोटल 26,653 लीटर अभी तक बरामद हुआ है जनपद चंदौली पुलिस टीम द्वारा। एवं इसके अनुमानित लागत टोटल लगभग 5 करोड़ है। और जो पहले पकड़े गए इनको पहले भी पता था क्या? नहीं, अभी जो आज पकड़े गए हैं इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कहाँ से शराब आ रही थी? ये MP से आ रहा था और एवं इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के बारे में भी पता करके उसमें आगे विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां 25 वर्ष पुराने मंदिर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को किया जा रहा स्थानांतरित। सड़क चौड़ीकरण की जिद में आ रहा मंदिर। प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर की मूर्ति को किया जा रहा स्थानांतरित। नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी ने स्वयं को अभियान की शुरुआत और साथ ही छेनी हथौड़े से मूर्ति को जमीन से अलग कर किया गया स्थानांतरित। 2 दिन बाद मंदिर के ढांचे को किया जाएगा जमींदोज। स्थानीय लोगों ने खड़मास के बाद मंदिर हटाने की रखी थी मांग। 17 दिन बाद नई जगह भूमि स्थापित करने का मांगा गया था समय। प्रशासन ने मांग को अनसुना करते हुए शुरू करी है तोड़ने की कार्रवाई। शहर कोतवाली इलाके की चुंगी चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा। ये मंदिर आज से 25 वर्ष पूर्व हमारे पूरे नगर के मोहल्ले वासियों ने मिलकर बनवाया था। और अब SDM सर आई हैं, वो उन्होंने कल बोला था इसको कि हटाने को, और आज एकदम से तुरंत हटाने लगी मंदिर को। और बल्कि बोला गया था पहले कि मंदिर जब हटेगा तो इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारे लोग की वही मतलब SDM सर से कहना था कि अगर इसको शिफ्ट करना है तो आप पहले वहाँ बनवा दीजिए, हम लोग खुद ही मूर्ति शिफ्ट करा लेंगे। लेकिन आनंद फानंद में मस्जिदें नहीं तोड़ी जा रही हैं। ईदगाह रोड पे, पूरी रोड पे हर सब मस्जिदें हैं, दीवारें हैं, उनको नहीं छुआ गया है। सिर्फ चुंगी पे यही मंदिर ऐसा है जिसमें कम से कम 100 लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन इसको ही तोड़ा जा रहा है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। अब हिंदुओं को दबाना ही एक हिसाब से चाहती है और मुस्लिमों को सही दे रही है। क्या आपने कोई समय मांगा था इनसे? बिल्कुल समय मांगा गया था। आज भी सुबह से यही रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आपको तोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले फाउंडेशन एक कंप्लीट करा दीजिए। जो रोड के किनारे मंदिर है आगे शिव शक्ति, वहाँ पे, उसके बाद आप इसको आराम से, हम लोग खुद मतलब मोहल्ले वासी ने बोले थे कि हम लोग मिलकर निकाल के आराम से विधि पूर्वक ले जाएंगे। लेकिन किसी को सुनवाई नहीं है। सरकार अपनी है, प्रशासन अपना है, लेकिन कोई सुनवाई किसी की नहीं। देखिए, आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि ये कैप्टन मनोज पांडे चौराहा है, हमारे देश के बहुत ही सम्मानित शहीद हैं, उनके नाम से ये चौराहा है। इस चौराहे का विकास सुंदरीकरण करने के लिए लगभग 3 करोड़ का धनराशि स्वीकृत हुई है। उसी क्रम में एक ये जो मंदिर था, इसमें इसको हटाने के लिए
यहाँ के सभी सम्मानित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से पहले वार्ता की गई। आम सहमति के द्वारा पूरे विधि विधान से और यहाँ के जो पूजा करते हैं पंडित जी, उनकी उपस्थिति में यहाँ से मूर्ति स्थापित करके दूसरे मंदिर में उसी विधि विधान से सम्मान पूर्वक स्थापित की जा रही है। और ये जो हमारा चौराहा है, हमारा ये पूरा जंक्शन है, इसके विकास के लिए और पूरे शहर के सुंदरीकरण में किया गया एक सार्थक प्रयास होगा। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इनामी अपराधी चढ़ा पुलिस के हाथ थे। 50,000 का था इनाम, बड़ी सफलता हाथ लगी। 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा है। लूट की वारदात को मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 50,000 का इनामी निकला और साथ ही पुलिस का बड़ा एक्शन। 50,000 के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई। 50,000 का इनामी आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। पुलिस टीम की बड़ी कामयाबी, कान के झाला छीनने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 29 मार्च 2026 को थाना शाहाबाद पुलिस को सूचना मिली कि शाहाबाद पाली मार्ग पर स्थित खुशी ज्वेलर्स में ताला तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें चोरी की गई सामग्री जो इनके मालिक अंकुर यादव के द्वारा बताई गई है इस प्रकार है। 4 10-10 ग्राम के लगभग वजन के चांदी के सिक्के, लगभग 200 ग्राम के चांदी के घुंघरू और एक सोने का झाला, जिनकी कीमत ये लगभग 1,05,000 से 1,08,000 रुपये की बता रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन किया गया है। उनसे प्रार्थना पत्र लेकर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना की अनावरण हेतु टीमें गठित कर दी गई है और घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। पुराने सीतापुर में लगा आंख का कैंप। सीतापुर आंख अस्पताल के तत्वाधान में पुराने सीतापुर में आज का कैंप सुबह 10 बजे से विजन आई केयर पुराने सीतापुर के एक आंख के इलाज के लिए एक कैंप लगाया गया, जहां पर आंख अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर और स्टाफ ने आकर आंख की बीमारियों का सैकड़ों लोगों का फ्री इलाज किया और दवाइयां भी बांटी है। 50 से अधिक लोगों ने अपने फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन का भी रजिस्ट्रेशन यहां पर करवाया है। चंदौली थाना सैयद राजा पुलिस वार्ड पर सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। NH-19 पर जेठमल तिराहे के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया है और ट्रक के ऊपर प्याज की बोरियां नीचे छिपा कर रखी गई थी अवैध अंग्रेजी शराब। कुल 407 पेटी अवैध शराब बरामद शराब की कीमत लगभग 70 लाख रुपए आकी गई है। ट्रक चालक हरिओम धाकड़ गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में खुलासा, शराब मध्य प्रदेश से बिहार के दरभंगा ले जाई जा रही थी। आज दिनांक 29 तारीख को थाना सैयद राजा एवं सर्विलांस स्वाट टीम द्वारा एक और सराहनीय कार्य किया है। जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तौर पर आज जेठमलपुर तिराहा से एक ट्रक पकड़े गए हैं और एक अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक MP से आ रहा था, MP रजिस्ट्रेशन का भी है। कुल 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल मात्रा 3654 लीटर, जिसका अनुमानित लागत लगभग 70 लाख है। और इसमें हमारे जो मार्च की अभी तक की कार्रवाई है वो टोटल 26,653 लीटर अभी तक बरामद हुआ है जनपद चंदौली पुलिस टीम द्वारा, एवं इसके अनुमानित लागत टोटल लगभग 5 करोड़ है। और जो पहले पकड़े गए इनको पहले भी पता था क्या? नहीं, अभी जो आज पकड़े गए हैं इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कहाँ से शराब आ रही थी? ये MP से आ रहा था और एवं इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के बारे में भी पता करके उसमें आगे विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
सीतापुर में कार बैटरी चोरी गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई कार सहित कार की करीब 12 बैटरियां बरामद हुई। 20,000 की नकदी समेत अवैध असलहे बरामद। रेकी कर रिहायशी इलाकों में कारों की चुराते थे बैटरियां। 4 मार्च को कॉलोनी की 12 गाड़ियों को चोरी हुई थी बैटरियां और एक कार कोतवाली नगर और स्वाट सर्विलांस टीम ने की गिरफ्तारी। फरवरी में कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ बैटरियों की चोरी हुई थी। साथ ही मार्च में एक कार सहित कुछ बैटरियां चोरी हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए। उक्त दोनों घटनाओं को आज कोतवाली नगर और एसओजी की पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर अनावरण किया गया है। अभियुक्तों के पास से चोरी की हुई कार एवं बैटरियां बरामद हुई। साथ ही 20,000 रुपए और 2 अदद तमंचे बरामद हुए हैं। इन चारों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जिनमें से 3 मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 1 लखनऊ का है और चारों अस्थायी रूप से लखनऊ शहर में रह रहे हैं। हरदोई के सवायशपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सवायशपुर थाना क्षेत्र के बंथला गांव निवासी अंकुर पुत्र परमेश्वर, गोविंद पुत्र सुरेश और दीपू पुत्र संतराम तथा होरीलाल पुत्र लवकुश एक ही बाइक पर सवार होकर सवायशपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे के सर्विस मार्ग पर खेतौली गांव के पास तेज रफ्तार इको कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायशपुर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने अंकुर, गोविंद और साथ ही दीपू को मृत घोषित कर दिया है। वहीं कार चालक निहार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी खुदागंज जनपद शाहजहांपुर और घायल होरीलाल की हालत भी गंभीर बनी हुई है। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के रायपुर राजा पानी टंकी चौराहे का है, जहां पर पान की गुमटी में खुलेआम गांजा और साथ ही चिप्पड़ जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर राजा पानी की टंकी लंबे समय से संचालित हो रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं, हुजूरपुर बस स्टैंड के पास भी इसी तरह की अवैध नशे की दुकानें चलाने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है, दावा है कि सर्कल स्तर के अधिकारियों के संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और इस जहर के कारोबार पर कब तक रोक लग पाएगी।
चंदौली पुलिस ने 8 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब किया है बरामद। मौके से 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 2 बाइक किया है सीज। तस्कर यूपी से शराब खरीद कर बिक्री के लिए ले जाए जा रहे थे बिहार। गिरफ्तार तस्करों में एक बिहार राज्य में कैमूर जिले का निवासी है, वहीं दूसरा तस्कर चंदौली जिले की इलिया का बताया जा रहा निवासी। थाना प्रभारी चंदन रॉय शराब तस्करों पर ताबड़तोड़ कर रहे कार्रवाई। चंदन रॉय के कार्यवाही से शराब तस्करों में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती राप्ती नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शव को निकाला गया बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक की टक्कर से कार चालक की मौके पर मौत। जेसीबी मशीन की मदद से कार सवार को निकाला गया बाहर। चौपन थाना क्षेत्र के परासपानी जबाड़ी डांड मार्ग पर रविवार शाम तक एक भीषण सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और मासूम बेटा घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 3:30 बजे चोरपनिया गाँव के पास वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर प्रयागराज से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जा रही एक कार को रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार चालक किशोर कुमार 38 वर्षीय पुत्र संत नारायण चौधरी निवासी सीमोड रांची को मौके पर ही दर्दनाक उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने डायल 112 को चौपन पुलिस को जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त कार फंसे लोगों को बाहर निकलवाया है। बढ़िया।
खड़ी है। सर अभी एक्सीडेंटल एक केस आया है, क्या है पूरा मामला, क्या स्थिति है? जी हमारे यहाँ चौपन CSC में 3:50 पे एक RTA केस आया है ब्रॉट बाय कमलेश यादव है, जिनका नाम है नीतू जी मरीज का नाम बताया जा रहा है, जो कि RTA केस में यहाँ आई थी। ठीक है, यहाँ आने के बाद पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद पेशेंट की फर्स्ट एड दिया गया है। पेशेंट की हालत, नीतू जी की हालत है स्टेबल। उनका एक बच्चा है वैद्विक, वो भी उन्हीं के साथ RTA केस में था, सेम कंडीशन है, वो भी स्टेबल है। फर्स्ट एड उनकी ड्रेसिंग करके फर्स्ट एड देके उनको स्टेबल कंडीशन में अभी यहाँ रखा गया है फर्दर इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। गंभीर चोटें नहीं आई है ना? जी नीतू जी और वैद्विक जी को कोई गंभीर चोट नहीं है, अभी उनका कंडीशन स्टेबल है। हरदोई की पाली कस्बे के मोहल्ला भगवंतपुर निवासी एक युवक की रविवार दोपहर पुलिस हिरासत में अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र गंगादी निवासी मोहल्ला भगवंतपुर थाना पाली को किसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिससे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में पुलिस टीम उसे लेकर प्रशासन स्वास्थ्य केंद्र पहुंची है, जहां उसका इलाज जारी है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने युवक को हिरासत में लेने के कारण के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मामले की जांच जारी है। कानपुर सीसामऊ बाजार में लगी भीषण आग सूचना को अमल में लाते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने दिशा निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंचे दमकल गाड़ियां देखा आग को, तो वहां पर गारमेंट के शोरूम में लगी है। गारमेंट के शोरूम में आग लग गई, शोरूम धू कर जल रहा था। आग की विकराल रूप देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। CFO दीपक शर्मा के निर्देश में फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। CFO दीपक शर्मा स्वयं रहे मौके पर मौजूद। बदायूं की बिनावर थाना क्षेत्र के पीड़ित पप्पू सागर ने आरोप लगाया कि थाने में उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। शनिवार को उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP बदायूं को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके अगले दिन रविवार को भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बिनावर थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई गई है। क्या मामला है आपको बता दें, पीड़ित पप्पू सागर का कहना है कि उन्होंने बिनावर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना बिनावर पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है और पप्पू सागर ने रविवार को थाने के बाहर मौजूद लोगों के बीच कहा। उन्होंने शनिवार को SSP कार्यालय में लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भाकियों का हस्तक्षेप। रविवार को भाकियों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिनावर थाने पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के साथ एकजुटता दिखाते हुए पुलिस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग उठाई है। किन से लड़ाई भई ही और पहले मुझे धमकी दी थी 16 तारीख को। हाँ। रात के 11 बजे दारू पी आया मैं गांव में आलू के कट्टे उतार रहा हूँ। अच्छा। तो उसने बोला अपने बाप को समझा दिए, ज्यादा हो रहा है, वो बैठ रहा है, तुझे की खैर का होगा। आज से लेके अगर बैठेगा तो। और तेरा कोई है 30 मार का है, वो उसको मुझे मिला। कौन दे रहा था? मुस्लिम का भतीजा। अच्छा। हाँ।
और का गया के पूरी बात बता फिर क्या हुआ फिर एक हफ्ते बाद फिर गुड्डू और वो मुशीर आदिल मोनिस सभी लोग आए थे 25-30 लोग है अपने परिवार के सबका लेकर सबके आ जाओ 25-30 लोग है के बाहर भाग गए फिर दोबारा सब चले गए हमारे घर में घुसे कितने लोग हैं मालवा रहे वीडियो लाए बनाएंगे खुला बनाएंगे कोतवाल साहब बराबर गए बना के लाए और बात सुनो अध्यक्ष जी वो भूमाफिया है उसने लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। लेखराज पेमराज हेतराम जाटव है उनकी 3 बीघा जमीन इसने जबरदस्ती जोत रखी है और वो किसी कभी कब्जा नहीं होने देता। कोई कहता है तो उन्हें घर पे चढ़ाई कर देते खाने में रोजाना उसे खाने में आना है। थाने का चौकीदार है क्या पता नहीं थाने और जो सिपाही है दरोगा जी उनके साथ बैठ के आके 2-4 लोग हो जाते हैं। दूसरी चीज एक सज्जन है सज्जन की चौपाल थी उस चौपाल पर इसने कब्जा करवा दिया गाँव के। मेरी पुश्तैनी चौपाली गाँव के लोगों से भूरे से कब्जा गंगाड़े बनवाए थे तो मैं दुनिया में मुख्यमंत्री होटल से लेके थाने से लेकर दुनिया में गऊ मेरी कोई कार्रवाई नहीं। और एक जाटव है हेमराज इनकी खपनों खेतों में जबरदस्ती बना बनन दे रोज करा वो माफिया है। और इस अभी से 1 साल पहले मुकदम बाकेलाल बिहारी गौटिया की हत्या हुई थी। सुनो से बात वही अरे भाई बात नहीं है बाकेलाल बिहारी गौटिया का थाना मरगांव का है उसकी हत्या इसने बड़ी वाले गुड्डू ने कराई और उसमें ये 1 हफ्ते तक पुलिस ने मारा फिर छोड़ दिया। राजनीति पकड़ थी नहीं देखे छूट गया। मुझे कहना हमारा कोई क्या कर लेगा जब 302 में बच गए तो उसमें क्या कर लेगा। पूरा गांव परेशान है। अगर यही हाल गुड्डू का रहा तो हम सब गांववासी गांव से प्लान करें चले जाने करें। गरीब लोग हैं जाटव लोग हैं इनका ये क्या क्या कहीं तुमसे मैं कि आपकी खेत देखती देखा हूँ बड़ी तो खेत में आ जा और घर के डाल के दिखाइए जान से ना मार दे बैठते हूँ हाँ अब फिर गाड़ी देंगे इनकी वीडियो लो यार जाओ जहाँ के आप लोग मारो दिनांक 28 मार्च 2026 मुताबिक 8 शव्वाल सूफी संत हजरत शाह शुजात अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 70वां सालाना उर्स पूरे अकीदत व एहतराम के साथ शुरू हुआ। उर्स के पहले दिन का आगाज पारंपरिक जुलूस परचम कुशाई हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर दरगाह शरीफ की फिजाओं को रूहानियत से भर दिया। सुबह के वक्त उर्स की शुरुआत कुरान ख्वानी से की गई जिसमें उलमाए कराम व हाफिज कुरान के तिलावत पर खास दुआएं की गई और सबसे पहले ही सुबह से ही दूर दराज इलाकों से जायरीन की आमद शुरू हो गई जो दिन भर जारी रही है। दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने और साथ ही चादर पोशी के लिए अकीदतमंदों का तांता लगा रहा जिससे पूरे क्षेत्र में रौनक का माहौल बना रहा।
बदायूं से ही जहां दोहरे हत्याकांड के आरोपी अजय प्रताप सिंह, उसके परिजन और साथ ही मददगारों ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। बदायूं के सैजनी स्थित HP स्टील प्लांट में 2 अफसरों की हत्या और मुख्य आरोपी अजय के साथ उसका सहयोग करने में गिरफ्तार अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन तीनों के अलावा ये कार्रवाई परिवार के अन्य लोगों पर भी की जा रही सकती है और साथ ही क्योंकि वे अजय के साथ कई अपराधों में शामिल थे और उन पर भी विभिन्न मुकदमों में FIR अब तक दर्ज हो चुकी थी। वहीं पुलिस हत्या की घटनाओं को लेकर रसूखा लगाने के लिए संभावनाएं तलाश कर रही। 12 मार्च को HP स्टील प्लांट में DGM सुधीर गुप्ता व सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बिजली चोरी से लेकर ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे समेत कई गंभीर आरोप सब पर लगे हैं। मूसा झाक थाने में 4 और साथ ही जल बिजली थाने में 2 मुकदमे तहसीलदार दातागंज कोर्ट में भी दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में एक गिरोह बनकर सामने आ रहा है। खबर औरैया से है। आर्य समाज मंदिर 114वां महोत्सव यहां पर शुरू हुआ, संपन्न हुआ। गलत धारणाओं को दूर कर सत्य को समाज के सामने लाना चाहिए। आचार्य ओम प्रकाश ने कहा, सत्य सनातन वैदिक धर्म संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शहर के दिबियापुर रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में 114वां महोत्सव हितोपदेश व हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान पानीपत से आए हुए मुख्य वक्ता ने सत्य का प्रचार प्रसार करने व गलत धारणाओं को दूर करने पर जोर भी दिया है। इस आशय की प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को जानकारी भी दी गई है। तीन 4 दिन बाद हमारे आर्मी दल के प्रांतीय संचालक आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम ये चल रहा है कि विद्यालयों में जाके 5-5, 7-7 दिन के छोटे छोटे शिविर लगा रहे हैं और यहाँ भी आर्मी दल के 2-3 शिविर लग चुके हैं। इस वर्ष फिर आर्मी दल का एक शिविर लगाया गया जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा और देशभक्ति, इन सब तीनों चीज़ों का एक मिला जुला संगम हम लोग दे रहे हैं। और अभी हमारा औरैया थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है आर्मी दल के प्रशिक्षण के बारे में, लेकिन हमारे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे सैकड़ों लोगों के हर वर्ष शिविर लगते हैं गर्मी की छुट्टियों में। तो हमारे यहाँ इस बार भी हमारे ये मोहन जी खड़े हुए हैं, आर्मी दल के हमारे संचालक हैं। आइए मोहन जी। तो ये अपने भरतना में इनके यहाँ कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा है। पहले हम देखते थे तो इनके यहाँ वृद्ध लोग थे, अब इनकी पूरी युवा टीम कम से कम 20-25 युवा एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और उसी परंपरा में हमने अपने यहाँ भी 21 से कुछ बच्चों को जोड़ दिया है। नए जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे से पीछे पीढ़ी है
उन सबको हम लोग जोड़ रहे हैं और आने वाले जब कुछ दिनों में हम लोग आर्मी दल के शिविर से जब लगाएंगे तो उसके माध्यम से भी हमारे युवा जुड़ेंगे। हमारा ये प्रयास दुनिया में तो उन्होंने देखा कि यहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव है, स्त्रियों के साथ में भेदभाव है, दलितों के साथ में भेदभाव है। लेकिन मैं बता दूं, मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि दलितों का और मातृशक्ति का यदि अधिकारों को दिलाने का यदि कार्य किया है तो वो महर्षि दयानंद ने किया है और आर्य समाज ने किया है। वो कहते थे, क्योंकि पौराणिक लोग कहते थे, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ और ये सत्य तथ्य है। वे कहते थे कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि शूद्रों को और स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उनको यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए, उनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? तो उल्टा उन्होंने ही सवाल किया कि आप ये बताइए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि इनको वेद पढ़ना चाहिए, इनको यज्ञ करना चाहिए, इनको यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। तो स्वामी जी ने वेद मंत्र का उदाहरण दिया और ये आपके माध्यम से ये जनता जनार्दन तक ये संदेश पहुंचेगा और मुझे लगता है कि इससे समाज को कुछ दिशा मिलेगी, समाज कुछ इससे सीखने का प्रयास करेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने प्रमाण दिया और वो यजुर्वेद का मंत्र है, यथेमा वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, हे संसार के लोगों, जैसे मैंने ये वायु बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र को दी है, वायु दी है, उसमें लिंग का भेद नहीं है, धनी गरीब का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, पुरुष स्त्री का भेदभाव नहीं है, जाति का भेदभाव नहीं है। तो जैसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के, बिना किसी देश प्रदेश के भेदभाव के, बिना किसी वर्ग गोत्र के भेदभाव के ये वायु सबको दिया है, ये जल सबको दिया है, ये अग्नि सबको दिया है। तो वेद में कहा ये वेद पढ़ने का अधिकार भी, यज्ञ करने का अधिकार भी ये प्राणी मात्र को है। और जाति की पहचान जन्म से नहीं, कर्म से है। लोग मनुस्मृति का बड़ा विरोध करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं। मनु महाराज ने क्या कहा? सबसे ज़्यादा तो मनु महाराज ने समानता की स्थापना की। मनु महाराज कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजोच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र हैं लेकिन कर्म से उसकी पहचान होती है। मुझे वो रामधारी सिंह दिनकर का वो प्रकरण याद आ रहा है, उसमें उन्होंने रश्मि रथी में लिखा है, शायद आपने भी बहुतों ने पढ़ा होगा। जब कर्ण आया था वहाँ रंगस्थल में और उनकी परीक्षा हो रही थी राजकुमारों की, अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके आए थे वो, और अर्जुन सारी वाही लूट रहा था। तो कर्ण आया बीच में, कर्ण ने कहा कि जिन विद्याओं का प्रदर्शन, जिन अस्त्र शस्त्र विद्याओं का प्रदर्शन ये अर्जुन कर रहा है, मैं इससे कई गुनी विद्याओं का प्रदर्शन कर सकता। आज औरैया आर्य समाज मंदिर में जी 114वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ भूमिका है इसमें? जी, सर्वप्रथम मैं अपने सभी वार्ताकार भाइयों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, आर्य समाज की तरफ से, अपनी तरफ से और हमारे जो उपदेशक साथी आए हुए उनकी तरफ से और आर्य समाज के अधिकारियों की तरफ से। ये जो आर्य समाज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सामने सत्य को लाया जाए। जो धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के और उसकी आराधना को लेकर के जो गलत धारणाएं आ गई हैं, उन गलत धारणाओं को दूर करना और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने लाना, और न केवल लाना अपितु उसके अनुसार समाज को उपासना के रास्ते पर चलाना, उनको उपासना विधि सिखाना, ये आर्य समाज के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और अभी जैसा कि आप मेरे से पूर्व जो सभा के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि आर्य समाज त्रैतवाद को मानता है। त्रैतवाद से अभिप्राय है हम तीन चीज़ों को अनादि मानते हैं। अनादि का मतलब उनका कोई आदि नहीं, वे अनादिकाल से ही हैं। वो जैसे ईश्वर है, ईश्वर इस सृष्टि का रचने वाला है, ईश्वर इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, ईश्वर इस सृष्टि का
एक निर्धारित आयु के अनुसार इसका संहार करने वाले हैं। तो ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर सृष्टि का पालन करता है और संहार करता है। तो एक तो ईश्वर हैं, वो अनादि है, उसका न कोई जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। और वेदों में भी कहा है कि वो जो परमपिता परमेश्वर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। हम ऐसी आलोचना कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर के आलोचना नहीं करते कि हमें कोई इस्लाम से दिक्कत है या हमें पुराणों से दिक्कत है या हमें कोई अपने कुरान से दिक्कत है या और अन्य जो मतांतर चले हुए। हमारा मानना यह है कि जनता के सामने, समाज के सामने जब तक सत्य को नहीं लाया जाएगा तब तक समाज का सही अर्थों में भला नहीं होगा। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदरी को धिक है, वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। यदि सत्य बातों को हम दबाने का प्रयास करेंगे, सत्य बातों को उजागर करते समय हम भयभीत रहेंगे, आशंकित रहेंगे, तो इस दुनिया में कभी शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य का अपना महत्व है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। क्योंकि सत्य पर ही ये धरती टिकी हुई है, सत्य पर ही ये, सत्य के बल पर ही ये रवि तप रहा है और सत्य के बल पर ये सब कुछ टिका हुआ है। यदि उसी सत्य को असत्य के आवरण में छुपाने का प्रयास किया जाएगा और हम इसको मूक दर्शक बनकर के देखते रहें, तो मध्यस्थ बने रहें, तो ऐसे लोगों के लिए भी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उसमें परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जैसा कि मेरे वार्ताकार भाई ने अभी प्रश्न किया था कि इन आयोजनों का उद्देश्य क्या है, इन आयोजनों का उद्देश्य है कि जनता के सामने सत्य ले करके आया जाए, सत्य का प्रचार किया जाए, उसी के अनुसार समाज को चलाया जाए। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया कि जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद जी ने जगाने का काम किया, निश्चित रूप से जगाने का काम किया, परंतु मेरे वार्ताकार बंधुवर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पाखंड की हमारी बीमारी इतनी पुरानी है, ये रोग इतना पुराना है कि इसको काटने में अभी बहुत वक्त लगेगा। लोग अभी धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे। मैं मानता हूँ कि वो, क्योंकि दयानंद जी को समय बहुत कम मिला था, उनको ये सामाजिक कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए, राजनीतिक चेतना को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए उन्हें समय बहुत कम मिला था। वो अल्प आयु तो खैर क्या कहूँगा, लेकिन वो 60 के आसपास उनकी आयु है जी, हाँ 59 वर्ष की आयु में उनका प्राणांत हो गया। और उसके बाद में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की इसी उद्देश्य से कि जिस समानता की बात मैं कर रहा हूँ, उसी समानता के संदेश को समाज में पहुँचाने का काम आर्य समाज करे। शिक्षा का जो विस्तार है, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, वेदों का जो प्रचार प्रसार है, मातृशक्ति के अधिकारों की जो बात है, वो जो मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद में कहीं वो क्रम टूट न जाए, उस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज ने काम किया। अब इजराइल तो केवल चौतरफा सामना कर रहा है, आर्य समाज तो 100 तरफा पाखंडियों से उनसे सामना कर रहा है। कुछ लोग उनके प्रति भी सहानुभूति रखते हैं कि देखो ये कैसे ये आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो विवेकशील होता है वो वास्तव में ये विचार करेगा कि ये आलोचना नहीं है, ये समालोचना है। हम सत्य के रास्ते पर लेकर के आ रहे हैं, धर्म के रास्ते पर लेकर के आ रहे हैं, तो ये हमारा वेदों का आदेश है। इसलिए, और वेद क्या है, मुझे वाजपेयी जी की वो पंक्ति याद आ रही है, वो सुना के मैं आपका प्रश्न सुनूंगा। वाजपेयी जी ने वेदों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। तो हम ऐसे वेद का प्रचार हम क्यों न करें, ऐसे वेद की बात हम क्यों न करें। वेद क्या है, वेद में राजनीति है कि राज शासन कैसा होना चाहिए। वेद में गुरु और शिष्य के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन है कि गुरु का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये उसमें वर्णन है। घर गृहस्थी यानी पति पत्नी का स्वभाव, पति पत्नी
सीतापुर में लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह लगभग 3 बजे हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने तालाब एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के लिए अनुसार करीब 12 वर्ष पूर्व इस मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन की ओर से तहसीलदार लहरपुर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। चित्रकूट जनपद के राजापुर कस्बे में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही, जब बैंक के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नजदीकी राजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल वाहन पर्याप्त नहीं रहा, जिसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से बैंक के अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नकदी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है। राजापुर थाना प्रभारी लखन सिंह के अनुसार बैंक में तैनात गार्ड ने सबसे पहले धुआं उठता देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। श्रावस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला देर रात का गिलौला कस्बे में सालों से कपड़े की सिलाई करने वाले 50 वर्षीय मोहम्मद हलीम अपने साथ जमील अहमद के साथ बाइक पर सवार होकर बहराइच जिले से नगरौर गांव अपने घर बने जा रहे थे। जो रास्ते में गिरदपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही ट्रक और साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में गिलौला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को गिलौला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के डॉक्टरों ने भी दोनों को मृत घोषित कर दिया है। कानपुर में करोड़ की जमीन के दावेदार अनेक कौन है असली मालिक और साथ ही इस पर चल रहे विवाद। पीड़ित ने भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए बताया, आप बीती पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर पनकी रोड स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी का है, जिसको लेकर अनेकों दावेदार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर निवासी पीड़ित गणेश वहां तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी और मेरे भाई के गाँव को अराजी संख्या 88 नंबर जमीन है। क्षेत्र के कुछ दबंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पूर्व में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी पुलिस की सहमति से दबंगों के खिलाफ जमीन कर कब्जा कर लिया गया है। सबने मिलकर उनकी जमीन में कब्जा कर लिया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर भूमाफियाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
हमारा नाम गणेश तिवारी है। हमने सीपी साहब के आदेश के अनुसार 5 से 31 और 25 का मुकदमा दर्ज कराया था 10 लोगों के खिलाफ। आज तक बहुत बड़े भूमाफिया उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। सीपी साहब के जाते हैं, बोले नए साहब आए हैं, उनके पास जाइए, वो लोग गिरफ्तार करेंगे। वहां गए तो वहां बोले वहां गिरफ्तारी को कोई आदेश नहीं हो रहा है। ये गिरफ्तारी को FIR नहीं है, ये फर्जी मुकदमा लिखा हुआ। इनके खिलाफ मतलब कम से कम 33 मुकदमा दर्ज है भूमाफिया के, लेकिन आजकल वो सब छुट्टा घूम रहे हैं। क्षमा सिंह चौहान, लारी शुक्ला, वो जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, आशीष सिंह, कम से कम 10 आदमी है। पुलिस का हमें यह आश्वासन मिल रहा है कि हमारे सामने ये पैसा दे दे के बरोबर कर दिया इन लोगों ने। हमको मुकदमा वापसी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये मुकदमा वापसी करा दो, नहीं तो फिर जान की तुम्हारी हत्या करा देंगे। पुलिस ये मिली जुली काम कर रही। पुलिस जब आते पुलिस के पास कहते यहाँ पे मतलब गिरफ्तारी को कोई आज वही नहीं हो रहा। सीपी साहब के पास 23 तारीख को गए थे, उन्हें बोला नए जो साहब आए उनके पास जाइए, वो गिरफ्तारी करें जाके। उनके पास आए, वो बोले इसमें कोई गिरफ्तार हो ही नहीं सकता है, ये मुकदमा गिरफ्तारी वाला है नहीं है। हम फिर परसों कल जा रहे सीपी साहब के आते गिरफ्तारी कराने की मांग। क्या वो ये गिरफ्तार करें ना तो हम जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, और ये मतलब पैसा दे दे सब बरोबर कर दिया ना, मुकदमा वापसी करो धमकी देने पर। हमको रास्ते निकलना पड़ना बंद करा रहे कि मुकदमा वापसी कर दो। जहां समाज चुप वहां किन्नर समाज आगे। रेखा गुरु बनी गरीब बेटी का सहारा। संडीला की मोहल्ला हरिजन सराय से आई ये खबर सीधे दिल को झकझोर देती है। जहां अक्सर जिम्मेदार लोग किनारा कर लेते हैं, वहीं किन्नर समाज ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, हर कोई दंग रह गया। किन्नर समाज के गुरु रेखा गुरु ने निर्धन कन्या शाहीन पुत्री वसीम की शादी में आगे बढ़कर बड़ा सहयोग दिया और समाज को आईना दिखाया है। आपको बता दें, मदद में दिया गया 11,000 नगद, बेड, बक्सा, अलमारी, कुर्सियां, 9 जोड़ी सूट, सिंगारदान व अन्य जरूरी सामान। सवाल खड़े करता ये मामला, जब जरूरत थी तब बड़े बड़े लोग कहां थे? क्या हर बार किन्नर समाज ही इंसानियत की मिसाल बनता है? रेखा गुरु ने साफ कहा, ये सेवा मुझे मेरे गुरु से मिली है, सीख में है, और आगे भी गरीब बेटियों की शादी में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। और रेखा गुरु का ये कदम समाज के लिए आईना है और इंसानियत के लिए एक मिसाल है। ये अपना संडीला में, यहाँ पे मेरे लिए अर्जुन सराय पे वार्ड नंबर 1 पे, ये गरीब, बहुत गरीब, ये पहले ये बिटिया थी, यहाँ बिटिया की भी मैंने जो भी है उसका नसीब में उसको भी दिया, और ये दूसरा बिटिया है इसका, और ये इसके बिटिया की भी शादी है, बारात है। हमसे कुछ मदद मांगा, मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो इसका नसीब में जो मिलेगा दे दूंगी। और ये अलमारी, ये बेड, और ये सिंगारदान, और ये फक्सा, ये कुर्सी, ये टेबल, और 9 सूट और 11,000 रुपये नगद कैश। और ये मेरा मालक नकलों के, मेरा मालक मेरे सईदा जी है, मेरा मालक टिकोले का मालक है, और उनका तरफ से, मेरा तरफ से, उनकी परिवार, उनके बच्चा मैं। और ये मेरा अपने मोहल्ले में रहते हैं लोग, गरीब है, आदमी के काम नहीं, इनके भी काम नहीं, 2 घर का काम करके ये लोग पेट पालती, इसके मैं थोड़ा मदद करा मैंने, और कोई बात नहीं। और भी इनकी बिटिया है, उसके किस्मत में जो भी मिलेगा उसको भी मैं
ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को स्मैक की तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज कोतवाली ऋषिकेश की टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ट्रांजिट कैंप गेट के पास एक युवक पुलिस को देखकर सकपका गया। संदेह होने पर जब पुलिस टीम ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसकी जीन्स की जेब से 6.14 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार होने की तस्करी की पहचान आकाश उर्फ गोलू निवासी गली नंबर 5 कुम्हारा बड़ा ऋषिकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि वह स्मैक हरिद्वार के रहने वाले आलोक से खरीद कर लाया था। उसने कबूल किया है कि वह स्वयं नशे का आदी है। नशे का खर्च निकालना और पैसे के लालच में वह क्षेत्र में लड़कों को और साथ ही टेम्पो चालकों को ऊंचे दामों पर स्मैक बेचा करता था। उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी सोमवार को काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल के पैतृक गांव जसपुर विधानसभा क्षेत्र के महुआ डावरा पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। भाजपा के काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल की माता लीलावती के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री को आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह जुटता नजर आ रहा। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 4 बजे जसपुर के नंदेही गांव चीनी मिल हेलीपैड पर लैंडिंग कर कार द्वारा 5 कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बता दें कि इससे पूर्व भाजपा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री व महिला सशक्तिकरण बाल विकास परियोजना मंत्री समेत कई दिग्गज नेता लगातार अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने वहां मैं पैतृक मां आत्मशक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं।
प्रखंड अंतर्गत काशनगर थाना भवन निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत काशनगर के पूर्व मुखिया डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद महतो ने भाई सुबोध कुमार रंजन ने पहल करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान सुबोध कुमार रंजन के काशनगर क्षेत्र में थाना भवन की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाते हुए बताया कि भवन के अभाव में पुलिस प्रशासन को कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे आम जनता भी प्रभावित होती है और उन्होंने जल्द से जल्द थाना भवन निर्माण कराने की मांग रखी है। और साथ ही मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बिहार विधायक परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी होते हुए छात्रों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है। रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफे पर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद क्षेत्र के विभिन्न साइबर कैफे में सुबह से ही विद्यार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली है। अपने अपने परिणाम जानने के लिए छात्र छात्राएं उत्सुक नजर आए। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे से खुशी से खिल उठे चेहरे। विद्यालय के शिक्षकों ने दिनेश कुमार ने सभी इस मौके पर उपस्थित रहकर सफल विद्यार्थियों को बधाई देकर मिठाई खिलाकर उनके आगे की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन किया। और साथ ही शिक्षकों ने कहा कि ये सफलता बच्चों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है और आगे भी उन्हें इसी तरह प्रयास करते रहना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भी छात्रों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय कुमार ने अच्छे अंक लाने वाले विधायकों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया है। वहीं शिक्षक कुंदन कुमार ने भी विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर मेहनत करने को लेकर प्रेरित किया है। और इस दौरान छात्रों में छबीला कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय बन्नू बगीचा चानन लखीसराय ने कुल 476 लाने के साथ संस्कृत में 98 प्रकाशित अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं शैलेंद्र कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय बन्नू बगीचा चानन लखीसराय ने कुल 474 अंक लाने के साथ साइंस में 98% अंक प्राप्त किए हैं। इस बार का जो मैट्रिक का रिजल्ट रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। लोगों के चेहरे पर खुशी है, खासतौर पर विद्यार्थी के चेहरे पर। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोगों के बच्चे लोग जो है अब ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देने लगे हैं। गरीबी में पल करके भी जो है वो लोग आगे जाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग का चानन का भविष्य सुदृढ़ है आने वाला समय के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और खुशी इस बात का है कि आगे इन लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मेरा बेटा बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला करके 99 मैथ में लाया है और इसमें बहुत मेहनती किए हैं और शुरू से ही अच्छा मेहनत लगन से पढ़ रहा है। इस मेहनत का श्रेय किनको किनको देंगे? सब टीचर ने इनको बहुत मदद किया है और अपने बच्चे भी बहुत मेहनत भी किया है। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर इटौन हुआ। इसी तरह मेरा भविष्य मेरे बेटा को आगे बढ़ते जाएगा और बढ़ाते जाएंगे। एक तरफ बेटे ने आपका मान बढ़ाया है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप लोगों की अब जो है मेहनत बढ़ जाएगी बेटे के प्रति और कहीं ना कहीं उनके पीछे काफ़ी समय भी देना पड़ेगा, आर्थिक परिस्थितियां भी आएंगी। उसको लेकर के क्या करेंगे? हर परिस्थिति को झेल के हम बेटा को इतना आगे बढ़ाएं और सोच रहे हैं कि और आगे बढ़े मेरे बेटे, बढ़ के और जोग ले जाए। जब से 9th में एडमिशन लिया है मननपुर हाई स्कूल में, विद्यालय परिवार की ओर से
मैंने सारे शिक्षक इन पर जो है बच्चे का जो है एडमिशन के बाद डिसिप्लिन, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद में मैंने सारे चीज़ में जो है सर्वोत्तम है। इन्होंने जो है गणित विषय में 99% अंक ला करके चानन प्रखंड में मननपुर हाई स्कूल का मान बढ़ाया है। विद्यालय परिवार की ओर से अमन कुमार सुमन को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार है जो मननपुर हाई स्कूल में 95% सोशल साइंस में ला करके जो है विद्यालय का मान बढ़ाया है। आलोक रंजन ये भी जो है मननपुर हाई स्कूल का लड़का है जो कि साइंस में 92% नंबर ला करके विद्यालय का मान बढ़ाया है। क्या कहेंगे इसके भविष्य को लेकर? हम लोग जो है इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? दिनेश कुमार। देखिए, ये अमन कुमार सुमन जो कि ये शुरू से ही मेहनतशील लड़का है और ये संघर्षशील लड़का है, यानी किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई के पीछे ये जो है बिल्कुल बहुत मेहनत करते रहता था और आज नहीं बल्कि आने वाले समय में भी जो है ये लड़का आगे चल करके ये अपने गुरु का और अपने विद्यालय का, अपने ज़िले का, अपने गांव का और माता और पिता का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। कहीं न कहीं माता पिता जब शिक्षित होते हैं तो बच्चे को भी शिक्षित करने का काम करते हैं और ऐसे में जब आज यह लड़का अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है तो कहीं न कहीं इनको बढ़ावा देने में उन्हें आर्थिक परिस्थितियां भी झेलनी पड़ सकती है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसके लेकर करके आर्थिक परिस्थिति अगर झेलनी पड़ती है तो हम लोग जो है शिक्षक हैं, हम लोग इनको साथ देते हैं और हर जगह जो है पढ़ाई के लिए जो है हमें सदैव हम लोग तैयार रहते हैं ताकि आगे चल करके इनका भविष्य उज्जवल की रहे। मैथ कहीं न कहीं बिहार के लड़कों का भविष्य उज्जवल कर देता है, तो आने वाले समय में क्या करना चाहोगे तुम? मैं आने वाले समय में सिविल सर्विस की तैयारी करके एक ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता हूँ। एक बात बताओगे, सिर्फ मैथ में ही 99 अंक तुम्हारा आया, अन्य सब्जेक्टों में नंबर कम क्यों गया? क्योंकि शुरू से ही मेरा मैथ प्रिय था और अभी तक प्रिय है और आगे भी प्रिय रहेगा। इसको लेकर के किसे तुम धन्यवाद दोगे, माता पिता या फिर वो शिक्षक जो कहीं न कहीं तुम्हें शिक्षा दिया? मैं इसको लेकर अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों का श्रेय प्रदान करता हूँ। आगे काफ़ी कठिनाइयाँ आएगी, क्या करोगे उसको लेकर? मैं अपनी सारी कठिनाइयों को झेलेंगे और उसका सामना करेंगे। अच्छा, उन दोस्तों के लिए क्या कहोगे जो कहीं ना कहीं तुमसे कुछ न कुछ कम अंक ला करके मन में यह सोच रहा होगा कि भाई हमारा दोस्त आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए? वो भी एक दिन किसी न किसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उनके भविष्य को लेकर के तुम क्या कहोगे, उनका साथ दोगे या फिर नहीं? हम उनका साथ सदैव देते रहेंगे और देंगे। क्या नाम लिखते हो तुम अपना? अमन कुमार सुमन। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? इटाउन। ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चा जो है इसको हमने शुरू से ही इतना छूट दे रखा था कि आप जहाँ पे भी जाओ पढ़ो, जहाँ पढ़ाई होती है, और ये अपने से मास्टर का भी चूज करता था। उसके बाद साइंस में इसका इतना लगाव था, सारे बच्चे भागते थे, बट ये क्या था, साइंस से एकदम जुड़ाव किए हुए था और काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहा था। तो इससे काफ़ी उम्मीद भी जगी थी और आज बढ़िया नंबर भी लाया है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर का जो जगह होता है वो साइंस, मैथ, इंग्लिश, यही तीनों स्थान वाले विद्यार्थी पा पाते हैं। तो आगे चल कर जब आपके बेटे को कहीं ना कहीं इस तरह का पायदान को पकड़ना पड़ेगा तो उन्हें काफ़ी मुश्किलें आएंगी, उसका निदान आप कैसे करेंगे? शुरू से ही उसका निदान, हम तो काफ़ी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जहाँ तक है इसके लिए जो भी करना पड़े, इसको आगे पढ़ाने के लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए उतना सारा काम हम करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा मेहनत करेंगे इसके लिए। आपका कार्यशैली क्या है, कौन से काम करते हैं? मैं अभी मैत्री पद पे यहाँ इटाउन पंचायत में कार्यरत हूँ, पशु सेवा में। और क्या नाम हुआ आपका? राजीव।
सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुरा गांव के वार्ड संख्या 5 में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को परिजन द्वारा आनन फानन में शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुरा गाँव निवासी विकास कुमार अपने घर में 7.5 mm की देसी पिस्टल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो उसकी 4 वर्षीय पुत्री के सिर में जा लगी। घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सौर बाजार थाना अध्यक्ष शह प्रशिक्षु डीएसपी खालिद हयात एवं अपर थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई है। कड़ी पूछताछ के बाद विकास कुमार ने स्वीकार किया कि हथियार से छेड़छाड़ के दौरान गलती से गोली चल गई, जिससे उनकी पुत्री घायल हो गई है। वहीं घायल बच्चे की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। खबर जयपुर से है, जहां अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में रविवार को जयपुर के विद्याधर नगर में विधानसभा घेराव और साथ ही महापड़ाव का आयोजन किया गया। करनी सेना ने हत्याकांड के सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, उन्हें भारत लाने और कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई है। संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए और इस मुद्दे पर करनी सेना की गठित टीम और प्रशासन के बीच वार्ता भी हुई। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि मांगों को गृह मंत्रालय तक भेजकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोटा से पहुंचे मुख्य रूप से करनी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल पदाधिकारी जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह शाक्तवात और साथ ही शेर अध्यक्ष संदीप सिंह गढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह पवार, प्रदेश मीडिया प्रवक्ता दुष्यंत सिंह गहलोत, नीरू चौहान, हेमलता गहलोत, रेणु चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। जो हमें बताई वो सारी मान ली गई है और जो हत्यारे बाहर हैं वो तो NI के थ्रू है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। तो आपने राजस्थान सरकार ने लिख दिया, हाथों हाथी लेटर बढ़ाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, भाई इनको तुरंत प्रभाव से लाए। इन्होंने 15-20 दिन का टाइम मांगा। यहाँ की STF जो टीम है उसको अभी प्रेजेंट में उन्होंने STF को भविष्य की इच्छा थी दिनेश एमएन को मिले, अभी जो बाहर के घटिया तो उसके लिए भी उन्होंने दे दी। तो हमारी सारी मांगे 3 मांगे थी मेन, तो SIT गठन और हथियारों को बाहर से लाया जाए और जो अपराधी जेल से भी कर रहे फोन उनका भी इलाज होना चाहिए। ये सारी बातें भी हो गई है। खुद अधिकारी भी 5 मिनट आने वाले हैं, मैं आपसे बात कराता हूँ एक बार। आगे एक बात और है, सबसे पहली बात तो यह है, एक बार आप सब पीछे हो जाओ। एक बात और है, आप सब बता रहे, हमें जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे आप सब खड़े उतरे। साहब आगे आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं सरकार की तरफ से
जो हमने मांग रखी है आपने पूर्ण रूप से मान ली है। एक मिनट आप अपने मुंह से बताइए। नमस्कार भाई और बहनों, आप लोगों का डेलीगेशन अभी एडिशनल कमिश्नर साहब से विद्याधर नगर थाने पर मिला था, उनके साथ वार्ता हुई और जो मांग पत्र रखा था उसके बारे में विचार विमर्श हुआ था। उस विचार विमर्श में पहला बिंदु जो था वो SIT के गठन का था, क्योंकि अभी उस मुकदमे की तफ्तीश NIA कर रही है, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है। उस पर सरकार, राजस्थान सरकार का एक सीधा हस्तक्षेप नहीं है। उसके लिए एक चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, होम मिनिस्ट्री को, वो उस तफ्तीश को वापस भेजेगी राजस्थान सरकार को। तब सरकार जो आपने मांगे रखी है किस किस को उसमें सदस्य होना चाहिए, उसके आधार पर SIT के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दूसरी, सुरक्षा की दृष्टि जो जिन लोगों को, परिवार के लोगों को और साथ जो लोग काम कर रहे हैं संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उसका दोबारा विचार विमर्श हो उस पर, और जैसे किस किस को सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके बारे में 15 दिन के अंदर ये दिया जाएगा। ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि किसको सुरक्षा और कितनी सुरक्षा दी जानी है। एक नाम अभी आया था चैन सिंह जी, जिनको पहले सुरक्षा दी हुई थी, वो कोर्ट में हटा ली गई, वो भी बहाल कर दी जाएगी, उसमें कोई नहीं। कुछ लोगों को हथियार के लाइसेंस मिलने थे, जो एक लिस्ट पहले पूर्व में जो वार्ता हुई थी उसमें 5 लोगों के नाम थे, उनमें से 4 को तो दिए जा चुके, एक को नहीं मिला है। उसके बारे में भी वहाँ संबंधित से वार्ता कर ली गई है और वो भी जल्दी करा दिया जाएगा। और बाकी जो आपकी और अन्य मांगे थी उनके बारे में भी वार्ता हुई है और सभी मांगों पर उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? जो कार्रवाई आज ही होनी है वो तो आज ही कर रहे हैं, और जिसमें जो प्रोसीजर के साथ टाइम लगेगा वो 15 दिन के अंदर हर सूरत में। लिखित में ऐसा होता, मेरी बात सुनो, लिखित में जो बात होती है, जैसे आज बात हुई तो कल लिखित में, तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, आपकी तरफ से ओके होती है, हमारे पास लेटर आ जाएगी। सुखदेव सिंह, हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि हत्यारों को भारत लाया जाए और उनको फास्ट ट्रैक के जगह सजा हो। ये हथियार की मांग, सुरक्षा की मांग, ये तो सब सेकेंडरी चीज है, ये हमने मांगी नहीं, इसलिए इन पर कोई गौर नहीं। अपने को सिर्फ यही ध्यान देना है, इन्होंने 15 दिन कहा है, मतलब आज 29 तारीख और बाबा साहब की जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल के दिन टाइम समाप्त हो जाएगा। 13 अप्रैल तक का टाइम है, 13 अप्रैल तक इसकी कार्रवाइयों को देख लेते हैं अपन, अदरवाइज 14 अप्रैल को फिर से हम संविधान सम्मत निर्णय लेंगे। ये हम भी, हमारी तरफ से भी प्रशासन अपना संज्ञान में ले ले, तब तक हमारा कोई भी अनुशासनहीनता का कोई काम हम नहीं करेंगे। लेकिन जो कमेटी मिलने गई, इससे वार्ता जारी रखना, ये नहीं कि साहब 14 दिन तक इनको भी ना पता चले कुछ भी। हमारे साथ अन्याय यही होता है। आज बहुत अच्छी बात हो रही है, 14 दिन बाद न कोई योगेंद्र जी का फोन उठाएगा, न कोई शीला जी का फोन उठाएगा, न किसी और का उठाएगा। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सतत संपर्क में डे टू डे की मॉनिटरिंग हो कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, परसों। और इस जांच के बहाने पिछली बार हमारे परिवारों को परेशान किया गया था, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई शीला जी को परेशान कर रहा था, कोई उनके भाइयों को परेशान कर रहा था, कोई योगेंद्र जी को परेशान कर रहा था, कोई गजेंद्र जी राणा को परेशान कर रहा था, वो कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। हमको चाहिए जो हत्यारे हैं उनकी दिशा में आप क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कदम कहाँ कहाँ बढ़ रहा है आपका। क्यों भाई, सहमत हो ना इस बात से? तो अपना टाइम 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, बैसाखी के दिन, और बाबा साहब की जयंती के दिन हम पुनः फिर निर्णय लेंगे। यदि ये संतोषजनक रहा तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आपका क्या निर्णय है? सरकार के द्वारा कहना यह है कि लिखी हुई बात और इनकी कही गई बात और कुत्ते की लात बराबर सी होती है, इसलिए इन पे थोड़ा हमको, लेकिन 14 दिन तो अब अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन ही गए थे, अपने भाइयों ने विश्वास किया है, और मेरा ऐसा मत है कि अपने को 14 तारीख तक वेट करना चाहिए। बाकी आप जैसा कहो 14 तक वेट करना चाहिए, हाथ खड़ा करके बताएं। अभी 28 महीने कि अपने को क्या करना है, ये योगेंद्र जी हमारे राज जी ने जो बताया है
बहुत सोच, आपका एक एक शब्द बहुत सत्य और तुल्य होता है। मतलब आपके शब्द में ऐसा कोई हवा फायर नहीं होता है। आपको अनुभव भी पूरा है, सरकार से लेकर के समाज के लोगों तक का आपके अच्छा भेंट है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज अपन लोग जो आए हैं, आप देख लीजिए बिना टेंट के लोग रुके हैं। अगर ये 13 दिन पर, ये बात मैं आपको और भी बता दूं, ये इतनी आसानी से एकदम कोई तैयार होता है क्या? ऐसे नहीं हुए। हमने बोला, ये तो हमने सिर्फ टेलर दिखाया है। इन्होंने खुद के अपने मुंह से कहा है कि आज आपके लोग सम्मानजनक आए हैं। इन्होंने खुद कहा है। मैंने बोला ये तो सिर्फ दिखावा हुआ खाली, भाई हमने सोचा टेंट वेंट कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, हम व्यवस्था से नहीं आए। अगली बार आपको दिखा देंगे तो बोलेंगे आपकी नौबत देंगे तब आप ऐसा करोगे। पहले आपकी वार्ता हुई, आपकी सारी बातें मानी, कौन सी बात नहीं मानी? आपके नाम से 50 आदमियों ने लाइसेंस लिया, हमने मना नहीं किया, सबने एप्लीकेशन लगाई। 50 आदमी ने PSO लिया, हमने मना नहीं किया। सुखदेव सिंह जी की मौत का लोगों ने जो भी बोला, जो भी हमारे पास आया, समाज का जो भी व्यक्ति है उसको हमने मतलब जो मांगा वो दिया। तो हम कहाँ गलत है? ये इसमें NIA की जांच हमने नहीं मांगी, आपके समाज के लोगों ने मांगी। राजस्थान पुलिस ने बोले हमने पहले दिन मुकदमा करते 3 आदमी को उठाया, उसके बाद कोई उठाओ तो बताओ। अब आपने जांच आपने ली, अब उसमें राजस्थान सरकार उसमें दोषी नहीं है, पर राजस्थान सरकार अब आपकी मांग आई तो हम इसमें सहमत है। उन्होंने बोला मैं चिट्ठी बढ़ा के हम अभी हाथों हाथ हमारे सामने बात की मुख्यमंत्री जी ने, और हाथों हाथ उन्होंने लेटर बनाने की बोले भी भेजो, गृह मंत्रालय से जाएगा लेटर। 15 दिन का समय उन्होंने बोला है। बाकी की जो और जो बहुत से लोग ऐसी बहुत सी बातें जो 2 विधायक आएंगे, आज अभी अपना प्रोग्राम 1 है, थोड़ी देर बाद लाइव आने वाले 2 मेहमान कलाकार हमारे बहुत बड़े हैं जो इस समाज का कलंक है। वो उनका काम यही है, जब भी सुखदेव सिंह जी की मांग को हम उठाते हैं और या उस आंदोलन को करने का प्रयास करते हैं लाइव आके, कभी तो CM हाउस के बाहर जाके बैठ जाती है, कभी कहाँ जाके, और अन्य कोई लेना देना नहीं। उनके लिए भी हमने विशेषकर भी हम बोल के आए, उनका भी उनका कोई वजूद नहीं है, वजूद नहीं है उनका, कुछ नहीं वजूद नहीं है, अलग बात है। पर हमें आज बताओ वजूद नहीं है, हम भी जानते हैं, उनको कौन जानता? शिला सुखदेव सिंह घोगामेड़ी उनकी धर्मपत्नी है, पूरा भारतवर्ष जानता है, जितने भी लोग आए सब जानते हैं। इनके सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी के 2 पुत्रियां हैं, पूरा भारत जानता है। हाँ, मेरे इनसे पढ़े हुए, शादी इनसे हुई है, वो अब पूरा समाज स्वीकार कर रहा है इस बात को। नहीं चाहते हैं कि सुखदेव सिंह घोगामेड़ी को न्याय मिले, वो नहीं चाहते ये, और सुखदेव सिंह घोगामेड़ी को न्याय मिले। वो लोग नहीं चाहते, यही तो परेशानी है। वो न्याय सभी मांगते हैं, वो इसलिए नहीं चाहते कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, मेन बात तो बहुत सी चीजें हो सकती है। अब ये सब जांच का विषय बना दिए, बात आज हम स्पेशल रख के आए हैं। इतने दिन हम लोग देखो, अब पहले जब समाज की वार्ता हुई, हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, समाज के लोगों ने किया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस बार वार्ता में खुद उनके वर्कर गए हैं और हमारे समाज के जो संगठन चलाने वाले लोग गए हैं, बात अच्छी करके आए हैं। अब आप जो बता रहे हो, पहली बात तो ये, आप जितने भी लोग बता रहे, खाने की व्यवस्था है, टिफिन बने हुए गाड़ी में लेके बता रहे, टिफिन बने वो लेके बता रहे, और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बता रहे, जैसे वापस बता रहे वैसे ही बताना। भाभी साहब को धन्यवाद देंगे। ये जो 28 ये क्या नाम है 2.5 साल में NIA की जो टीम अपने को मिली थी, उसने क्या काम किया? हाँ, ये बोल दिया वो अपने बोल दिया। जो देखो अब ऐसी है कि इनको सब बातें बोल नहीं सकती, इनमें 2-3 आप सब मेरे भाई हैं और इस बात में कतई भी संशय नहीं है। इतनी चिलचिलाती धूप में आदमी मरने को तैयार है। आप ये सब मेरी बहनें हैं, देखो इनकी हालत, लेकिन दिल भर भी नहीं हिला कोई। ये मेरे लिए मतलब क्या ही बताऊं, क्या पुण्य मिला है मुझे, तो इतने बढ़िया मुझे ये परिवार मिला है। अब देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सुखदेव सिंह जी के न्याय के लिए दौड़ा चलाया है ना, उनमें भगवान ना करे कभी कोई ऐसी बात हो, लेकिन आपकी ये बहन है ना, आप सबके लिए नंगे पैर चली आएगी कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अभी का आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी का आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बोल करने मात की जय। देखो आप करनी मात की जय, करनी मात की जय। आप सब मेरे भाई हैं, न्याय के लिए भागे आए हैं, लेकिन जो नहीं भी आया उनको भी मैं धन्यवाद करूंगी कि बहुत बढ़िया घर में घुस के रहो और मजे करो। जिस दिन तुम्हारे साथ कोई कांड होगा ना, करनी सेना को तो याद मत करना भाई।
क्योंकि करनी से ना किसी से तनख्वाह नहीं लेती, करनी से ना अपने घर से तेल जला के लोगों के पास पहुंचती है। तो अभी आप सब मेरे जो भाई है ना, नोट कर लो यहाँ कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, जरूरतमंद होगा, कोई भी समाज हो, यहाँ समाज की बात नहीं हो रही जी, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बाणिया हो, मेघवाल हो, कुम्हार हो, नाई हो, खाती हो, कुछ भी हो, सब हमारे लिए दिल से लगाए हुए भाई रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो आज न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकता ना, वो हमें फोन करने की तो हौसला भी मत करना, हम नहीं उठाएंगे। जो हमारे भाई हैं उनके लिए आधी रात को तैयार हैं, जब भी बुलाओगे मरने और मारने के लिए। आज भी मैं तो आप लोगों के सामने मरने के लिए बैठी थी। मैं कह रही थी ना भाई सीएम हाउस घेराओ, सीएम हाउस घेराओ, इसलिए था ताकि आप लोग मेरी अर्थी लेके आए अगर न्याय नहीं मिले तो। भाभी आपसे पहले तो हम जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना। आपके लिए आपके भाई, मैं मेरे भाइयों को इतनी खरोंच नहीं आने दूंगी। मैं आपको बता दूं, नेतृत्व किया है ना, तो क्षत्रिय का नेतृत्व हमेशा आप लोगों ने देखा होगा। सुखदेव सिंह जी का जो नेतृत्व था, मैं वो नेतृत्व रखने की क्षमता रखती हूँ। अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले मुझे होगी, आप तक आंच नहीं आने दूंगी जब तक जिंदा हूँ, ये बात ध्यान रखना। संघर्ष करो, हमारे साथ संघर्ष करो, हमारे साथ है। आज देखो आप सबने सारी बातें सुन ली, अब आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना है। 14 दिन के लिए आप लोग मुझे कहेंगे, मेरे लिए दिल से हाँ है। करनी से कहना चाहूंगा कि अभी जो ये है, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और संघ समाज के द्वारा एक छोटा सा ट्रेलर है। सरकार के द्वारा जो 14 दिन का समय मांगा गया है, जब हमने 2.5 साल वेट कर लिया तो 14 दिन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर 14 दिन बाद सरकार इसमें कोई भी कोताही बरतती है। बात हुई है, अभी अधिकारी आ रहे हैं, वो आपको सब आपके सामने संतुष्ट कर लेंगे। और जोधपुर में भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर शहर में आस्था, संस्कृति और भक्ति का भाव संगम देखने को मिलेगा। सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर इकाई के तत्वाधान में 17 से 19 अप्रैल 2026 तक 3 दिवसीय विशाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम भोगी शाल और साथ ही पर्वतमाला स्थित परशुराम महादेव मंदिर परिसर में आयोजित होगा, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्य झलकियां 17 अप्रैल 2026 पहला दिन गणपति पूजन के साथ शुभारंभ, संत समागम, शहर के संतों का आध्यात्मिक संगम 18 अप्रैल 2026 दूसरा दिन भगवान परशुराम को विशेष अभिषेक 101 किलो दूध, इत्र, पंचामृत, शहद व केसर से महाअभिषेक होगा। 51 वेद पाठियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक। शाम को भव्य भजन संध्या, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति। 19 अप्रैल 2026 तीसरा दिन प्रातः विशेष पूजन, साय 6 बजे भव्य सम्मान समारोह और साथ ही 16वां परशुराम पुरस्कार 2026 की प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा। द्वारा प्रतिवर्ष परशुराम महादेव जी में एक भव्य आयोजन होता है। इसी आयोजन में इस वर्ष नई चीज आई है कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि 22 जो गणमान्य लोग होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और इसमें चिकित्सा क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में और काफी क्षेत्र, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सभी तरह के लोगों को जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो अध्यक्ष बोरा साहब और
सचिव डॉक्टर साहब आनंद राजी पुरोहित द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में पुष्टिकर महिला महाविद्यालय भी जो है इनके साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी। महाविद्यालय के छात्राएं वहाँ पर रंगोली कार्यक्रम करेगी और इस सारा स्टाफ जो है वो इसमें जो रुद्राभिषेक होगा उसमें आहुति देगी। और उम्मीद है कि ये हर बार की तरह इस बार और ज्यादा निखार करके ये कार्यक्रम होगा। परशुराम जयंती महोत्सव 17 से 19 अप्रैल के दौरान परशुराम माध्य मंदिर में मनाया जाएगा। इस बार जो विशेष आकर्षण है वो एक तो 18 तारीख को महाविद्यालय जो सीमेंट गेट का महिला महाविद्यालय उनकी छात्राओं के द्वारा रंगोली का भी आयोजन है। साथ में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 18 तारीख को किया जाएगा। 19 तारीख को मुख्य कार्यक्रम के साथ महाप्रसादी का आयोजन होगा। आप सभी से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महोत्सव को भव्य और अच्छा बनाए। थैंक यू। हर वर्ष की बात इस बार भी परशुराम जयंती जन्मोत्सव 3 दिवसीय मनाया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम 17 तारीख को हम गणपति का आह्वान करेंगे और संतों का द्वारा उस मंदिर में भगवान परशुराम के विग्रह का पूजन किया जाएगा और संतों को वहाँ बुला कर उनके पूजा पाठ उनका सत्कार किया जाएगा। 18 तारीख को हम भगवान परशुराम का विग्रह जो परशुराम माध्य मंदिर में बना हुआ स्थापित है उस पर हम 101 किलो दूध से पंचामृत इत्र व दुग्ध से अभिषेक किया जाएगा। उसमें लगभग 51 वेद पाठियों का उपस्थित होने की उम्मीद है तथा उसके पश्चात एक भजन संध्या हमारी एक सहयोगी संस्था है सूर्य नगरी तराना उसके द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन वहाँ किया जाएगा। 19 तारीख को हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा। शाम के समय न्यायाधिपति संजीत पुरोहित, विधायक देवेंद्र जोशी और वरिष्ठ समाज सेवी चिकित्सक नागेंद्र जी शर्मा तथा पुष्टिकर अर्जुन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आनंद जी पुरोहित का मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। इस समारोह में लगभग 20-22 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट 1 से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट हर बार दिया जाता है। इस बार भी दिया जाएगा। समस्त क्षेत्रों से जो भी हमारे समाज के उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्ति है उनको सम्मानित किया जाएगा और समारोह के पश्चात प्रसाद में भी आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष महान संत नामदेव महाराज ने 80वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन 29 मार्च 2026 को सिंधी कॉलोनी शास्त्री नगर स्थित श्रीनाथ नामदेव मंदिर में हर्षोल्लास के साथ किया है। इस अवसर पर शोभा यात्रा सहित अनेकों धार्मिक एवं सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे संत नामदेव महाराज की आरती एवं पूजन के साथ हुई है, जिसमें महिलाओं और कन्याओं ने भाग लिया। प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद सिंधी, सिख और पंजाबी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भव्य स्वागत किया गया उन सभी का। और साथ ही महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र जोशी उपस्थित रहे। उनके साथ कांग्रेस नेता नरेश जोशी, मनीषा पवार, राम तोलानी, अनिल जोशी, मुरली गंगवानी, जगदेव सिंह सहित कई गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। शाम 6 बजे भगवती मंडली द्वारा मां की स्तुति की गई। वहीं रात्रि 7:30 बजे से दिल्ली की प्रसिद्ध भजन मंडली द्वारा भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। कुल मिलाकर यह महोत्सव भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का सराकोर समझ के सामने आया है। पिछले कई वर्षों से मुझे भी संत नामदेव मेले में आने का मौका मिलता रहा है, पर तो मेरे पास बाद में आया। पर भाई साहब केदानी साहब, लक्ष्मण जी और इनका प्रेम रहा। तो जब से मंदिर में मेला चालू हुआ, जब से मेरे समझ में आई, जब से मैं इस मेले के अंदर भागीदार बनता आया हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि संत नामदेव ट्रस्ट और इन परिवार द्वारा हमें हमेशा याद किया जाता है। उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि संत जी के बताए हुए सभी कदमों को अपन ग्रहण करें और उन्हीं के आदर्शों पे अपन चलें। बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति ऐसा मंच विराजमान
सभी इमाम खाओ कि चाहे उन्होंने दिमाग शुक्रगुजार आहियां उन्होंने पंहिंजो कीमती वक़्तु रही करे असांजे हिन मेले जी शोभा। मुझसे पूर्व मन से वक्ताओं ने जो बातें कही उन्हीं सभी को दोहराते हुए आप सबको आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, सिंधी समाज और सिख समाज का जुड़ाव सतही नहीं है, बहुत गहरा है। भारत माता की। तो सिंधी बात बताओ कौन है? मारवाड़ी में बहुत अच्छा। आज इन कार्यक्रम में पधारिया तमाम अतिथिगण और सब पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक कोई बैठक में जाना पड़ी वास्ते लेट हो गया आपके बीच में होने वास्ते और कोई पारिवारिक समस्या की जल्दी में भावना पड़ेगा लेकिन इन वास्ते आपको समझा हूँ। लेकिन हमेशा एक बात देखूँ, सिंधी समाज निश्चित रूप में एक परिपूर्ण हिंदू समाज है, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है, समरसता सब मोटा उदाहरण। और सिंधी समाज हर व्यक्ति जिसकी मस्ती है वो अलग, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, समान रूप में जिसकी मस्ती है वह सिंधी समाज ही दिखने मिले। आज बहुत पावन पर्व संत नामदेव जी का 80वां वार्षिक उत्सव, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पिता तुल्य वरिष्ठजन, आदरणीय खालसा साहब, आदरणीय सभी सरदार जी और पार्षद साहब और मेरे साथ पधारे नरेश जी, महेश खेताने जी, लक्ष्मण जी, केडी अंकल, उत्तम वीरवानी जी, सभी मातृशक्ति युवा साथियों, सम्मानित सभी आज कार्यक्रम के पदाधिकारी, बाहर से पधारे हुए सभी सिंधी समाज के वरिष्ठजन, इस जोधपुर की धरा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 80वां वार्षिक उत्सव, और जिस तरह नरेश जी ने कहा कि हमें भी 10-12 साल हो गए इस उत्सव से जुड़े हुए। जब मैं पहली बार पार्षद बनी 2004 में, तब से कई कार्यक्रमों में मैं उपस्थित हो रही हूँ और एमएलए बनने के बाद तो हर वर्ष आप लोगों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, झूलेलाल जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और जिस तरीके से अभी मैं मेरे साथ रहे वासुदेव जी पार्षद साहब से मैं पूछ रही थी कि नामदेव जी का जुड़ाव कैसे हुआ सिंधी समाज से, तो ये बता रहे थे कि सिंध में एक मंदिर था और वहाँ अदृश्य भगवान के रूप में सिंधी समाज ने इनको पूजा, और जब वो आए तो इनको साथ लेकर आए, और आज ये 80 वर्ष हो गए नामदेव जी को मनाते मनाते। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों की सभ्यता, संस्कृति आप लोग लेके चल रहे हैं, पूर्व में भी कहा कि अपनी मातृभाषा ने सब कहते हैं कि संत नामदेव जी महाराज ने जिधर भी उनके पैर किए वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शख्स और कोई नहीं, श्री विष्णुबा खेचर जी महाराज थे, जो नामदेव जी के गुरु हुए। उन्होंने उनको दीक्षा दी, और जो दीक्षा थी वो बहुत ही साधारण सी दीक्षा थी, और वह यह थी कि कण कण में भगवान के दर्शन करो। उस दिन के बाद से संत नामदेव जी महाराज हर कण में, हर व्यक्ति 70 में उनका जन्म हुआ था, और ये सबसे मतलब महान संत है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम के समय के। और उनके जो वाणियाँ है वो आज गुरु ग्रंथ साहब में करीब 13-14 पेज अभी भी इनकी वाणियाँ लिखी हुई है, जो गुरु नानक जी ने उसमें लिखी थी। तो ऐसा संत आज तक कोई आया नहीं, हमारे सब तो इसको नेचुरल संत बोलते हैं। और इसके इन्होंने 72 दफा विठल भगवान के साक्षात जो दर्शन होते हैं ना, उसको पब्लिक को दिखाया था। और इसको हम 1976 में यहाँ एक अपना मंदिर बनाया था सिंधी कॉलोनी में, और तब से हम यहाँ महान मतलब इसका उत्सव मना रहे हैं। और सिंध में भी हमारा मंदिर था, वो कामदा एकादशी पे शुरू हुआ था, तो इसमें कामदा एकादशी पे ही इसका हमेशा वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आयो लाल झूलेलाल। नामदेव ट्रस्ट के द्वारा जोधपुर के सिंधी कॉलोनी ई सेक्टर शास्त्री नगर में संत नामदेव जी का 80वां महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और प्रति वर्ष संत नामदेव ट्रस्ट ये उत्सव आयोजित करता है। उनका उद्देश्य यही रहता है कि समाज में सद्भावनाओं को बढ़ाया जाए
और संत नामदेव जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए एक प्रबल मंच प्रदान किया जाए। साथ ही जो समाज में छिपी हुई प्रतिष्ठाएं हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका सम्मान किया जाए। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी खेतानी और सचिव महेश जी खेतानी हैं। महेश जी खेतानी जी मेरे साथ उपस्थित हैं, वो आपको इस मेले के संदर्भ में और झालावाड़ जिला हीरा कंवर जनाना अस्पताल में आज दोपहर एक युवक की ने नर्सिंग कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर नर्सिंग कर्मी को बचा लिया, जिससे उसे कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद हमलावर मौके पर फरार हो गए और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां आज दोपहर नर्सिंग ऑफिसर तरुण अपने वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर पार्किंग स्टैंड पर काम करने वाला बताया जा रहा युवक तिलक वार्ड में पहुंचा। उसने अपने एक रिश्तेदार की छुट्टी को लेकर तरुण से विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर तिलक ने अचानक चाकू निकाला और तरुण पर हमला करने का प्रयास किया है। गनीमत रही कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और जिससे तरुण को चाकू नहीं लगा। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के सभी नर्सिंग कर्मी अपनी काम छोड़कर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमा हो गए और आरोपी की तलाश गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भरतपुर मथुरा गेट थाना क्षेत्र में जाटौली घना गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सारस चौकी इंचार्ज राधा किशन ने बताया कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जाटौली घना स्थित एक स्कूल के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने आज चल रहे ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का आधा हिस्सा ट्रेलर में जा घुसा और उसमें सवार 4 लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से चारों घायलों को तुरंत भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर सारस चौकी पर खड़ा करवा दिया, जिससे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ट्रेलर नंबर RJ06GD 4140 ये आगरा की तरफ से और भरतपुर की ओर आ रहा था। तभी एक बोलेरो RJ06GD 5630 वो भी आगरा की तरफ से भरतपुर की तरफ आई और रास्ते में इंद्रप्रस्थ होटल मैरिज होम के सामने NH21 पर ये गाड़ी पीछे से ट्रेलर में घुस। इसमें 4 लोग इंजर्ड हुए थे। इंजर्डों की घटना की सूचना मिलते मैं श्रीमान कोतवाल साहब, श्रीमान IPS साहब ये सभी मौके पर पहुँचे और जो घायल थे उनको RBM हॉस्पिटल में एडमिट कराए। दोनों वाहनों को सारस चौकी पर लाकर बयाना कस्बे में आज शाम रोडवेज कर्मचारी की सतर्कता और मानवता की मिसाल देखने को मिली। करीब 4:45 पर भरतपुर डिपो की एक रोडवेज बस बयाना बस स्टैंड पहुंची, जहां यात्री को उतरने के बाद एक महिला सीट पर अचेत अवस्था में पाई गई। यात्रियों की परिचालक ने महिला को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए तुरंत अन्य कर्मचारियों को सूचना दी गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कर्मचारियों ने एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय तुरंत फैसला लिया कि उसी बस में महिला को बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया जाए। चालक ने बस को सीधे इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा किया, जहां महिला को तत्काल इलाज मिला। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई। प्रारंभिक अंदेशा गर्मी, अचानक तबीयत बिगड़ने का जताया जा रहा और साथ ही वही जहर खुराने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। पुलिस जांच में अभी भी जुटी है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।